प्रेमचंद पर बातचीत करते हुए कई संदर्भ सामने आते हैं। सबसे पहले तो यही संदर्भ आता है कि प्रेमचंद की विचारधारा क्या थी। अक्सर आपको कहते हुए लोग मिलेंगे कि प्रेमचंद गांधीवादी थे, कोई कहेगा कि प्रेमचंद मार्क्सवादी थे, कोई कहेगा प्रेमचंद आदर्शवादी थे। लेकिन इनमें से प्रेमचंद अकेले कह सकते हैं कि एक रूप में नहीं थे। प्रेमचंद को सिर्फ गांधीवादी कहना या प्रेमचंद को सीधे मार्क्सवाद के साथ जोड़ देना या सिर्फ आदर्शवाद के साथ जोड़ देना उनको एकांगी बनाना है। प्रेमचंद को अगर देखना ही है, समझना ही है, तो एक व्यापक दृष्टि के साथ देखने की जरूरत है। प्रेमचंद ने अपने समय की उन सब विचार दृष्टियों से सीख ली, उन सब विचार दृष्टियों से प्रेरणा ली जो मनुष्यता के पक्ष में थी, अपने देश में चलने वाली भी और अपने देश से बाहर वाली भी। दृष्टि बनती कैसे है? किसी भी रचनाकार के बारे में अक्सर जब दृष्टि बन जाती है कि वो इस विचार का है, तो उसका कारण यह होता है कि उसके लेखन में उसके कुछ तत्व मिलते हैं। जैसे प्रेमचंद ने महात्मा गांधी को केंद्र में रखकर कई टिप्पणियां लिखी। उनकी कहानियों के कई प्रसंग सीधे सीधे गांधी जी के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। इसी प्रकार 1918 में उन्होंने बोल्शेविक क्रांति के होने के एक वर्ष बाद उसकी प्रशंसा में एक टिप्पणी लिखी थी, और उस टिप्पणी का आधार भी यह था कि वहां किसान मुक्त हो गए हैं, स्त्रियां मुक्त हो गई हैं। मुख्य रूप से उनकी चिंता के केंद्र में यह चीज थी। कहीं भी वो इस रूप में उसको प्रस्तुत नहीं करते कि यही एक आदर्श व्यवस्था है। गांधी जी को भी जब वो प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत दूर तक उनके साथ जाते हैं। उनकी बहुत सारी कहानियों का जो आदर्शवादी अंत है, जो बहुत आदर्शवादी ढंग से चीजों को रखते हैं, तो बहुत सारे लोग, अक्सर आप पढ़ते होंगे कि वो आदर्शवादी रचनाकार थे। बहुत मोटे ढंग से कुछ लोग बताते हैं कि यथार्थोन्मुख आदर्शवादी थे, कुछ लोग कहेंगे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। इस तरह की बातें चलती हैं। यह एक बड़े रचनाकार को संकीर्ण बनाना है। प्रेमचंद उन रचनाकारों में से थे जो किसी एक विचारधारा के प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने नहीं आते हैं। वे ऐसे रचनाकार नहीं थे जिसके ऊपर आप एक लेबल लगा दें कि ये फला विचारधारा के रचनाकार हैं या उसी की बातें वो करते हैं। प्रेमचंद की अपनी एक दृष्टि थी। वह दृष्टि उन्होंने भारतीय जीवन से और मुक्ति संघर्ष से प्राप्त की थी। जो उपनिवेशवाद के संघर्ष के विरुद्ध संघर्ष था, उससे उन्होंने प्राप्त की थी। उनकी अपनी चेतना थी, अपनी दृष्टि थी। इसलिए जब प्रेमचंद के विचारों को आप पढ़ेंगे और उसके साथ उनके कथा साहित्य को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद ठीक से समझ में आएंगे। सिर्फ एक कहानी पढ़ करके यह प्रेरणा ले लेना कि इस पर गांधी जी का प्रभाव है, सिर्फ एक कहानी पढ़ करके यह प्रेरणा ले लेना कि इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रभाव है, कोई एक कहानी पढ़ करके यह कि यह तो एकदम मार्क्सवादी खांचे की कहानी है, यह आधा अधूरा मूल्यांकन है। और यह प्रेमचंद के साथ भी अन्याय है और साहित्य के साथ भी अन्याय है। कोई भी जो सच्चा और दृष्टि संपन्न रचनाकार होता है, मनुष्य धर्मी रचनाकार होता है, वह विचारधाराओं के पीछे नहीं जाता। विचारधाराएं उससे प्रेरणा लेती हैं, विचारधाराएं उसके पीछे आती हैं। जब प्रेमचंद कह रहे थे प्रगतिशील लेखक के संघ के अधिवेशन में, अभी मैं विस्तार से उसका जिक्र करूंगा, कि साहित्य को राजनीति के आगे चलना चाहिए, उसकी मसाल बननी चाहिए, तो उसका भी वही उद्देश्य मानना चाहिए कि किसी विचारधारा के पीछे नहीं चलना है। साहित्य को विचारधाराएं वहां से अपनी जो भी खाद, ऊर्जा, प्रेरणा लेनी है वो वहां से ग्रहण करें। तो प्रेमचंद को इस दृष्टि से देखने की जरूरत थी। प्रेमचंद को वाममार्गी मान लेने का एक बड़ा कारण अक्सर यह होता है कि 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो लोग ये मान लेते हैं कि भाई चूंकि अध्यक्षता प्रेमचंद ने की तो बिना कम्युनिस्ट हुए वो कैसे उसके अध्यक्ष हो सकते थे। एक जगह एक टिप्पणी में वो कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन वह एक
टिप्पणी मात्र है। वो अगर आप विस्तार से प्रेमचंद को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो एक विशुद्ध भारतीय मन की तरह आपके सामने आते हैं। वो अपने समकालीनों में अकेले ऐसे रचनाकार के तौर पर आते हैं, महात्मा गांधी की तरह, जिनके चित्त पर औपनिवेशिक सत्ता की चमक दमक का कोई असर नहीं है, एकदम उससे निर्लिप्त हैं। अंग्रेजों की किसी भी ढंग की प्रशंसा आप प्रेमचंद के वहां नहीं पाएंगे, अंग्रेजी सत्ता की कोई प्रशंसा नहीं पाएंगे प्रेमचंद के वहां। यानी कि प्रेमचंद यह मान के चल रहे थे कि यह जो चमक दमक है, इसके पीछे बहुत अंधेरा है, बहुत शोषण है, इसलिए इसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। बिल्कुल महात्मा गांधी जिस तरह सोचते थे, तो इस ढंग से आप देखेंगे तो वो जुड़ते जरूर है महात्मा गांधी के साथ। जुड़ना एक बात होती है और एकदम पीछे पीछे चलना दूसरी बात होती है। तो 1936 में जब उन्होंने अध्यक्षता की, आप देखें कि प्रेमचंद किस ढंग के रचनाकार थे कि लोग उन का इंतजार कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर उनको ले जाने के लिए, जहां उनको समारोह की अध्यक्षता करनी थी। उस दौर में जो भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इक्का तांगा उसके लिए कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। वो लोग वहां इंतजार ही करते रह गए। उनको ट्रेन आई, चली गई, कोई नहीं मिला। लोग लौट कर आए तो देखे कि प्रेमचंद तो अकेले ही स्टेशन से उतर करके आयोजन स्थल तक पूछते पूछते पहुंच गए थे। यह उनकी सहजता थी। ऐसी सहजता एक मनुष्य धर्मी व्यक्ति में ही हो सकती है, जो अलग से किसी सम्मान की आकांक्षा नहीं रखता है, वो अपने को विशिष्ट नहीं मानता। यह बोध अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। मैं रचनाकार हूं, मैं लिखता हूं, यह मेरा दायित्व है, यह करने के नाते मैं कोई विशिष्ट और विशेष नहीं हुआ। यह बोध प्रेमचंद को था। यह एक भारतीय मन की विशिष्टता है, यह भारतीय मन की सहजता है, जिसे हम भारतीय जीवन दर्शन कहा करते हैं। यह उस जीवन दर्शन की सहजता है जो प्रेमचंद के वहां दिखाई देती है और मिलती है। तो प्रेमचंद को विस्तार से देखें, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं उनके 1936 के व्याख्यान का, तो आइए वहीं से बातचीत करते हैं, उसी को देखते हैं। साहित्य को प्रेमचंद जीवन की आलोचना कहते हैं। अक्सर उद्धृत किया जाता है कि साहित्य जीवन की आलोचना है प्रेमचंद। जीवन की आलोचना कहने का आशय क्या है प्रेमचंद का? क्यों है जीवन की आलोचना? इसको ध्यान से कभी समझने की कोशिश कीजिए। प्रेमचंद यह नहीं कह रहे हैं कि वह जीवन का एकदम हूबहू चित्रण है। वो नहीं कह रहे हैं कि जैसा जीवन है वैसा ही साहित्य में आ गया। एक नकल की तरह नहीं है वो कि जो जीवन दिख रहा है वैसा ही साहित्य में आ गया। कहते हैं कि वो जीवन की आलोचना है, यानी कि जो जीवन दिख रहा है उसको तर्कपूर्ण दृष्टि से देखना जरूरी है। जब तर्कपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, उसका मूल्यांकन कर लेंगे, फिर उसे साहित्य में आना चाहिए। तब जाकर वो कहानी आने वाली पीढ़ियों के और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके काम की होगी। जो जैसा जीवन है वो तो दिख रहा है, उसको अगर आपने उसी तरह साहित्य में जस का तस लिख दिया तो माने मतलब क्या रह गया उसका, फिर उसमें नया क्या रह गया। इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। वह दर्पण नहीं है, वो दर्पण नहीं है कि जिसमें आप जैसे दिख रहे हैं वैसे दिख जाएंगे। वह उससे आगे की चीज है, उससे भिन्न चीज है। वहां विवेक काम करता है। समाज में जीवन जैसा है वो तो है, लेकिन जब वो साहित्य में आता है तो वह विवेक मार्गी हो जाता है, उसके साथ साथ विवेक काम करने लगता है। यह प्रेमचंद है, ये प्रेमचंद बात कर रहे हैं, ये प्रेमचंद की दृष्टि है। यह उनकी जीवन दृष्टि भी है, ये उनकी साहित्य दृष्टि भी है। इस पर हमें देखना चाहिए। और जब वो कहते हैं कि यह जीवन की आलोचना संभव कैसे होती है, यह जीवन की आलोचना साहित्य में आएगी कैसे, तो कहते हैं सौंदर्य का प्रतिमान बदलने से आएगी। सौंदर्य का प्रतिमान, हुस्न के मेयार बदलने होंगे, उन्होंने उस भाषण में कहा सौंदर्य के प्रतिमान बदलने होंगे हमें। ये सौंदर्य का प्रतिमान बदलता कैसे है? इसी जीवन की आलोचना से बदलता है। मसलन सौंदर्य का प्रतिमान पहले क्या था? सजना संवरना। सौंदर्य के प्रतिमान कौन लोग थे? सामंत थे, राजे रजवाड़े थे, अच्छा वस्त्र, अच्छा विन्यास,
है ना, ये सारी चीजें सौंदर्य की दृष्टि में आती थी। सुख, ऐश्वर्य, ये सब एक दूसरे से नाभिनालबद्ध हैं। प्रेमचंद ने कहा नहीं, एक बहुत अच्छा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, बग्घी में जाता हुआ व्यक्ति, कार में जाता हुआ व्यक्ति सुंदर नहीं है। खेत में हल जोतता किसान सुंदर है, जिसका पसीना बह रहा है। सुंदर वह स्त्री है, सुंदर वह स्त्री है जिसने खेत की मेड़ पर अपने बच्चे को लिटा दिया है और वो खेत में काम कर रही है। ये सौंदर्य का प्रतिमान बदलना है, एकदम एंगल ही बदल दिया देखने का। जो जो आपको अब तक सुंदर लगता था, प्रेमचंद ने कहा वो सुंदर है ही नहीं, वह तो अलग से तैयार किया गया है, वह तो आरोपित सुंदरता है। जो स्वाभाविक सुंदरता है वो श्रम की सुंदरता है, वह उस श्रम की सुंदरता जिससे जीवन चलता है, जिससे समाज अग्रगामी बनता है। यह जीवन की आलोचना है और इस तरह सौंदर्य की दृष्टि बदलती है। आप देखें, और जब ये प्रेमचंद कह रहे थे, 1936 में कह रहे हैं प्रेमचंद, जिसके कुछ माह बाद उनका देहांत हो जाता है। तब तक प्रेमचंद अपना सारा लेखन कर चुके हैं, महत्वपूर्ण लेखन कर चुके हैं। यानी कि वो कोई आदर्श नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तरह से बता रहे हैं जीवन में उन्होंने यही किया था। सौंदर्य का प्रतिमान ही बदला उन्होंने अपने पूरे साहित्य में। आप याद करें उनके किसान जीवन की कहानियां, उनके दलित जीवन की कहानियां, उनके स्त्री जीवन की कहानियां, उनके स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कहानियां, उनके उपन्यासों को याद करें। हर जगह आपको वह मनुष्य मिलेगा जैसा उसे बनना चाहिए। वो दिखाते हैं कि कैसा है, कैसे संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष में क्या स्वप्न निहित है, कैसा भारत, कैसा समाज। वो कहते हैं कि हम एक ऐसे वो जिस समाज के स्वप्न की बात कहते हैं, जिस राष्ट्र के स्वप्न की बात कहते हैं, उसमें कहते हैं कि उसमें जातिगत वर्णों की गंध तक नहीं होगी, कोई किसी एक जाति का नहीं होगा। सब या तो मतलब अलग अलग जातियों के लोग नहीं होंगे, या तो सब एक जाति के होंगे, सब भारतवासी होंगे। यह कितनी बड़ी कल्पना थी, क्योंकि वो जानते थे कि जब हम इस तरह की विविधताओं की बात करते हैं, भिन्नताओं की बात करते हैं, तो उसमें कई बार शोषण विन्यस्त हो जाता है, आ जाता है। तो ये जो जीवन की आलोचना है, उसमें शोषण की आलोचना शामिल है, उसमें दोहरेपन की आलोचना शामिल है। और जब शोषण है तो हर प्रकार का शोषण शामिल है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे नस्ल के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, या यह जो उपनिवेशवाद के आधार पर होने वाला शोषण हो। ये सब प्रेमचंद उसमें जोड़ देते हैं अपने उस जीवन की आलोचना में। एक व्याख्यान कितने कितने अर्थ दे सकता है, यह समझना हो तो 1936 का वो व्याख्यान जरूर सुनना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। पूरी बदल जाती है। वो सुरुचि की परिभाषा बदलते हैं। सुरुचि क्या है? सुरुचि का एक रूप हम जानते हैं, कलाओं में मन लगना, पहाड़ों की सुंदरता देखना, नदियों की सुंदरता देखना, जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त है उसकी सुंदरता देखना, यह सुरुचि है। लेकिन इस सुरुचि का वास्तविक विस्तार तब होता है जब हम श्रम के कार्यों में सुरुचि देखते हैं, उसमें सुंदरता देखते हैं, तो पता चलता है कि सचमुच हमारी सुरुचि है। जब हमें पसीना बहाता व्यक्ति सुंदर लगता है तो यह हमारी सुरुचि का विस्तार होता है, ये हमारी दृष्टि का विस्तार होता है। तो प्रेमचंद इसको लेकर आते हैं और दिखाते हैं। दूसरी बात, प्रेमचंद के वहां पाखंडों की आलोचना है, अध्यात्म की आलोचना नहीं करते प्रेमचंद। इसीलिए मैंने कहा कि वो भारतीय मन है। प्रेमचंद जानते हैं कि मनुष्य मन है, थकेगा, मनुष्य मन है, उसे हार का बोध होगा, उसे पीड़ा होगी, और इस पीड़ा से उसे मुक्ति मिलेगी जब उसका मन आध्यात्मिक होगा। इसलिए उसी व्याख्यान में प्रेमचंद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिस ओर लोग कम ध्यान देते हैं, ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए उस पर। प्रेमचंद कहते हैं कि
जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहाने का अधिकारी नहीं है। यानी कि प्रेमचंद आध्यात्मिक जो वृत्ति है उसके आलोचक नहीं है, पाखंड के आलोचक हैं। जो तरह तरह के पाखंड करने वाले लोग हैं और लोगों का शोषण करने वाले लोग हैं, प्रेमचंद उनके विरुद्ध हैं। वह आपके एकांत के विरुद्ध नहीं है। एकांत में आपका मन जिस आध्यात्मिक सुख को अर्जित करना चाहता है उसके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उससे मनुष्य को बल मिलता है। तो प्रेमचंद इसकी भी बात करते हैं, इसको भी हमें देखना चाहिए। और वो ये देखिए कि प्रेमचंद में कोई दोहरापन नहीं है। उसी प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में वो ये बात कह रहे हैं। यानी कि प्रेमचंद किस तरह एक समावेशी लेखक हैं, विचारों का एक समावेशी रूप लेकर आते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप इसमें से कोई एक हिस्सा निकाल लेंगे कि प्रेमचंद तो यही हैं, तो अनर्थ होगा। कोई सिर्फ आध्यात्मिकता निकाल ले, कोई सिर्फ राजनीति के आगे चलने वाली मसाल निकाल ले, कोई एक प्रसंग निकाल ले, इसमें दसियों प्रसंग हैं और ये दसियों प्रसंग मिलाकर प्रेमचंद बनते हैं। अकेले अकेले प्रेमचंद नहीं बनते। इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। प्रेमचंद मानते हैं, प्रेमचंद के अध्यात्म पर विचार करेंगे तो प्रेमचंद को बराबर लगता है विवेकानंद की तरह। विवेकानंद के बड़े प्रशंसक हैं प्रेमचंद, याद रखिए इस बात को। प्रेमचंद ने विवेकानंद से बहुत प्रेरणा ली है, क्योंकि विवेकानंद भी वंचितों के पक्ष में थे। विवेकानंद भी वंचना को जड़ मूल से समाप्त करने की बात करते थे। किसी भी प्रकार की वंचना नहीं होनी चाहिए। प्रेमचंद को लगता है जो भी वंचना के विरुद्ध खड़ा है वह एक आध्यात्मिक स्थिति में है। वो आध्यात्मिकता, वंचना के विरुद्ध संघर्ष को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं प्रेमचंद। बहुत विराट संकल्पना है ये, इसको देखने की जरूरत है। इसीलिए विवेकानंद के साथ उनका एक लगातार संवाद है, विवेकानंद के साहित्य के साथ, विचारों के साथ उनका लगातार संवाद है, और इसको हम लोगों को लगातार देखने और समझने की जरूरत है और देखना होगा। साहित्य और साहित्यकार की अवधारणा लेकर के प्रेमचंद आते हैं। ये इसी में जिस पर कम कम बात होती है उसको भी देखने की जरूरत है कि साहित्य और साहित्यकार की अवधारणा को किस ढंग से प्रेमचंद रखते हैं। वो हम लोग थोड़ा सा देखें और विचार करें। कहते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। जो मैं आरंभ में कह रहा था, प्रसंग ला करके कह रहे हैं कि साहित्यकार का दर्जा बहुत बड़ा है। जो लोग सोचते हैं कि मनोरंजन करना साहित्य का काम है, प्रेमचंद उनकी भी आलोचना कर रहे हैं। कहानी पढ़कर आपका मन प्रफुल्लित हो जाए इसलिए कहानी नहीं लिखनी है। कहानी पढ़कर आपके भीतर की बेचैनी को वाणी मिले, कहानी इसलिए लिखी जानी है। कहानी इसलिए लिखी जानी है कि जो आपकी बेचैनी है उसको मार्ग मिले, उसे रास्ता मिले, उसे बल मिले, उसे लगे कि वो अकेली बेचैनी नहीं है और बेचैनियां उसी ढंग की शामिल हैं समाज में। इसलिए लिखना जरूरी है। प्रेमचंद बहुत स्पष्ट हैं अपने लेखन में, उनके समूचे साहित्य में आपको ये चीज मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे तो प्रेमचंद के वहां आपको शायद ही कोई ऐसी रचना मिले जिसको आपको लगे कि यह बिना उद्देश्य के लिखी गई रचना है। सब जगह उद्देश्य शामिल है, और उद्देश्य में यही बात जो मैं अभी निवेदन कर रहा हूं यही शामिल है। बेचैनियों को वाणी देना, समाज को सकारात्मक रास्ते पर ले जाना, राष्ट्र को सकारात्मक रास्ते पर ले जाना, ये प्रेमचंद सोचते हैं और सब पूरे साहित्य में सोचते हैं और देखते चले जाते हैं। तो ये हम लोगों को देखना होगा। और जब ये मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जब वो कहते हैं कि राजनीति के पीछे चलने वाली नहीं आगे चलने वाली सच्चाई है, इसका मतलब यह है कि विचारधाराओं को जरूरत हो तो वो साहित्य से प्रेरणा ले लें। साहित्य विचारधाराओं के पीछे क्यों जाएगा? हाँ, किसी विचारधारा में बड़ी ताकत है तो साहित्य वहां से
जो ग्रहण करने लायक होगा जरूर ग्रहण करेगा। प्रेमचंद ने भी ग्रहण किया। महात्मा गांधी के सिद्धांतों में जो उनको ठीक लगा उन्होंने लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में उनको जो ठीक लगा लिया उन्होंने। मार्क्सवाद में भी उनको जो ठीक लगा, किसानों की पक्षधरता उन्होंने वहां से ली, वंचितों के साथ पक्षधरता ली उन्होंने वहां से, स्त्रियों के अधिकार की बात उन्होंने वहां से ली। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि आप किसी एक विचार के साथ प्रेमचंद को जोड़ दें। प्रेमचंद बड़े हैं, इन सबसे बड़े हैं। इस ढंग से देखने और समझने की जरूरत है प्रेमचंद को लेकर के। प्रेमचंद मानते थे कि आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान के साथ साथ यह जो सामाजिक ज्ञान है, यह जो बाहरी ज्ञान है, यह भी जरूरी है। इसलिए अध्यवसाय चाहिए, पढ़ना पढ़ाना जरूरी है लेखक के लिए। सिर्फ आप आत्मज्ञान से रचना लिखेंगे तो बहुत सीमित होगी। इसलिए आप देखेंगे प्रेमचंद के साहित्य को, आज की तरह इंटरनेट का दौर नहीं था वो, आज की तरह अखबार भी इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं थे, पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन जब प्रेमाश्रम आप पढ़ रहे होते हैं, अवध का किसान आंदोलन तब तक नहीं हुआ है। अवध का किसान आंदोलन प्रेमाश्रम के बाद होता है। प्रेमाश्रम का मूल मसौदा उर्दू में बन जाता है, उसके बाद अवध का किसान आंदोलन होता है। लेकिन प्रेमाश्रम के भीतर बुल्गारिया के किसान आंदोलन का संदर्भ है। ये प्रेमचंद की जागृति का मामला है, क्योंकि प्रेमचंद भारत के किसानों की मुक्ति चाहते थे। भारत के किसानों से उनका गहरा लगाव था। उनको मालूम था कि ये जो दूसरे के लिए अन्न पैदा करते हैं, यही दो वक्त का अन्न नहीं पाते हैं, भूखे पेट सोते हैं, इनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, बेटियों की बेमेल शादियां करनी पड़ती हैं इनके। यह जो भुखमरी अंधेरा किसान के घर में है, इससे उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। जमींदार उसका जो शोषण कर रहा था, उसकी बात करते हैं वो अपने कथा साहित्य में, और बुल्गारिया से सीधे जोड़ देते हैं। बलराज जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र सृजित करते हैं वो उस उपन्यास में। मुझे बहुत प्रिय है बलराज का चरित्र प्रेमाश्रम में। वो जो आक्रोश है उसके भीतर, वो उस आक्रोश को समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो प्रेमचंद इसको लेकर के आते हैं और रखते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ प्रतिभा से काम नहीं चलने वाला है, प्रतिभा के साथ साथ अध्यवसाय भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। हमारे वहां जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में, भारतीय काव्य शास्त्र में जो माना गया है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अध्यवसाय तीनों जरूरी है, प्रेमचंद भी मानते हैं इन चीजों को, कि ये तीनों चीजें जब होंगी तभी कोई मुकम्मल रचनाकार बन पाएगा, तभी उसके साहित्य में पूर्णता आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसलिए प्रेमचंद कला की समझ का विस्तार करते हैं। प्रेमचंद के लिए जो मैं पीछे प्रसंग आया था, कला क्या है? कला आपको प्रसन्न करके एकांत में छोड़ने वाली चीज नहीं है। कला आपको प्रसन्न करे, कला आपको उद्वेलित करे, यह तो है ही, लेकिन वह आपके विवेक के साथ संवाद करे, यह ज्यादा जरूरी है। वो आप उसके साथ तर्क कर पाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो कला की पूरी समझ बदलते हैं प्रेमचंद। उनको लगता है कि अगर कला की समझ नहीं बदली जाएगी तो बात नहीं बनेगी। प्रेमचंद को अगर समझना है तो ये देखना होगा कि उनके पूरे साहित्य में साहित्य का पक्ष और साहित्य का औचित्य, ये दोनों प्रसंग आते हैं कि साहित्य का पक्ष क्या होना चाहिए और साहित्य का औचित्य क्या होना चाहिए। और जब प्रेमचंद के वहां आप जाते हैं और प्रेमचंद के बहाने इस पर विचार करते हैं तो आपको रास्ता मिलता चला जाता है। बहुत स्पष्ट है प्रेमचंद, साहित्य का पक्ष उस अपने 1936 के भाषण में भी स्पष्ट है, और अपनी पहली कहानी से लेकर के अपने आखिरी रचना तक वो बहुत स्पष्ट है इस मामले में। फौजे वतन को अंग्रेजों ने अनायास नहीं जब्त करवा लिया था। वो लोगों की चेतना जगाने वाली कहानियां थी, गुलामी की पूरी मानसिकता के विरुद्ध खड़ा करने वाली कहानियां थीं। और याद रखिए कि जब गुलामी की मानसिकता के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो हर प्रकार की गुलामी की मानसिकता के खिलाफ खड़ा होगा।
सिर्फ एक तरह की गुलामी की मानसिकता के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, वह अपने समाज और अपने राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए हर प्रकार की पराधीनता का विरोध करेगा, और प्रेमचंद ने किया। इसलिए प्रेमचंद मानते हैं कि साहित्य का पक्ष है कि आप यह जो पराधीनता का पूरा बोध है उसका प्रत्याख्यान करें। यह भाव ही नहीं आना चाहिए, उसे कैसे संघर्ष करें। साहित्य की यह जरूरत है कि साहित्य उसको सामने रखे। जो वंचित लोग हैं अन्यान्य कारणों से, उनकी वंचना को कैसे दूर किया जाए, साहित्य को इस पर विचार करना चाहिए। साहित्य को अगर अपना पक्ष लेना चाहिए इसमें, तो बहुत स्पष्ट है वो, और कहीं कोई दुविधा नहीं है प्रेमचंद के मन में। उनके कहानी, उनके उपन्यास, उनके नाटक और उनके निबंध ये सब बताते हैं साहित्य का औचित्य। साहित्य के पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है साहित्य का औचित्य। साहित्य का औचित्य है हम जितने मनुष्य हैं उससे अधिक मनुष्य बने, हमारे भीतर जितनी मनुष्यता है वह और बढ़े, यही साहित्य का औचित्य है। एक कहानी पढ़ने के बाद हम जैसे हैं उससे थोड़े और बदल जाएं, अधिक मनुष्यतर हो जाएं, ये जरूरी है। हमारे भीतर जो भावनाएं हैं वो और सघन हो जाएं, ये जरूरी है। हम समाज, राष्ट्र और लोगों के बारे में अधिक संवेदनशीलता के साथ सोचने लगें, यही साहित्य का औचित्य है। मनोरंजन को बहुत हल्के में न लें तो मन तो बदलेगा ही साहित्य पढ़ने से। आप एक ऐसी कल्पना में है जिसका कोई आधार नहीं है, उससे बेहतर है कि ऐसा साहित्य पढ़ना जो आपको एक ठोस धरती दे, ठोस पृथ्वी प्रदान करे। तो प्रेमचंद का साहित्य ऐसा ही है, उनकी साहित्य की पक्षधरता भी और साहित्य का औचित्य भी। आप हमारे वहां तो आचार्य क्षेमेंद्र हुए हैं जिन्होंने औचित्य का सिद्धांत दिया था। आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेमचंद ऐसी रचनाओं को साहित्य मानते ही ना हो जिनका कोई औचित्य ना हो, और औचित्य भी बहुत स्पष्ट मनुष्य धर्मी होना चाहिए। जो इसी अधिवेशन में उन्होंने ये कहा था कि साहित्य स्वभाव से प्रगतिशील होता है। जो प्रगति का पक्षधर नहीं है, जो अग्रगामी होने का पक्षधर नहीं है, वो साहित्य नहीं हो सकता, उसको साहित्य नहीं माना जा सकता। ये प्रेमचंद की दृष्टि है। ये प्रेमचंद इसी ढंग से साहित्य को देखते और समझते हैं। प्रेमचंद, अगर आप काव्य शास्त्र की परंपरा से देखना चाहेंगे तो आचार्य मम्मट के वहां काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों की बात है, और उसमें जो एक आता है लोक कल्याण का प्रसंग आता है, सर्व कल्याण की भावना का जो आता है मामला, वो प्रेमचंद के वहां मिलेगा। प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य ही मानते हैं जो सबके कल्याण की कल्पना करे, जो सबके कल्याण की प्रस्तावना करे, वो साहित्य है। और आप इस तरह से देखेंगे तो ये भारतीय मन ही कर सकता है। भारत में आपको तमाम ऐसे आर्ष ग्रंथ मिलेंगे जहां पर अकेले की कोई प्रार्थना नहीं है, वह समूह के लिए की गई प्रार्थना है, सबके कल्याण के लिए की गई प्रार्थना है। तो साहित्य भी एक प्रकार की प्रार्थना है, और यह प्रार्थना सबके हित की प्रार्थना है, किसी एक के हित की प्रार्थना नहीं है ये। तो प्रेमचंद के वहां बहुत स्पष्ट है ये कि प्रयोजन क्या है साहित्य का, वही औचित्य जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो ये प्रेमचंद के वहां मिलेगा। प्रेमचंद माधुर्य की स्थापना चाहते हैं, लेकिन माधुर्य की स्थापना कैसे होगी वो उस पर भी चर्चा करते हैं। उन्हें मालूम है कि माधुर्य की स्थापना का संघर्ष बहुत कड़ा है, इतनी आसानी से वंचनाएं नहीं समाप्त होंगी। जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं वो कैसे समाप्त होंगी? तो जाहिर है कि उसके लिए लोगों को सचेत होना पड़ेगा, सोचना समझना और जागना पड़ेगा। तो प्रेमचंद उसके लिए तैयार करते हैं और ले आते हैं। एक पक्ष रखते हैं वो कि साहित्य का जो सबसे प्रमुख पक्ष होना चाहिए वो अनिष्ट के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का अनिष्ट उसके विपक्ष में होना चाहिए साहित्य को। ये बहुत बड़ी परिकल्पना है, ये बहुत बड़ी सोच है, और ये प्रेमचंद के समूचे साहित्य में आप देख सकते हैं कि वो हर जगह अनिष्ट के विपक्ष में खड़े हैं। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जहां आपको लगेगा कि किसी शोषक के पक्ष में प्रेमचंद खड़े हैं, किसी शोषण करने वाले के
पक्ष में प्रेमचंद बात कर रहे हैं। हर जगह वो दिखाते हैं कि शोषक का जो अंत है उसे बुरा होना है, और वो इस माध्यम से कहीं ना कहीं हमें सचेत करने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। गोदान में भी जब जो सिलिया का प्रसंग है और माता दीन का प्रसंग है, वो एकमात्र हृदय परिवर्तन का प्रसंग है, लेकिन उस हृदय परिवर्तन में भविष्य की परिकल्पना है कि भविष्य का कोई जो समाज बनेगा वह इसी प्रकार जाति की कुंठा से मुक्त समाज होना चाहिए, जाति रहित समाज होना चाहिए। जातियां होंगी तो जातियों के अपने जो का पूरा व्याकरण है वो रहेगा। इसीलिए प्रेमचंद लिखते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं जहां ये अलग अलग नाम लेते हैं वो जातियों का कि कोई ब्राह्मण कोई कायस्थ नहीं होगा, सब एक जाति के होंगे या सब भारतवासी कहलाएंगे, जो मैं अभी निवेदन कर रहा था थोड़ी देर पहले। ये बड़ी परिकल्पना है प्रेमचंद की, और इन सारी परिकल्पनाओं के परिप्रेक्ष्य में ही प्रेमचंद के साहित्य को देखना चाहिए, प्रेमचंद के पूरे लेखन को देखना और समझना चाहिए। प्रेमचंद के वहां आप देखेंगे तो कम बात होती है कि प्रेमचंद की साहित्य दृष्टि को समझने के लिए रामायण, महाभारत और कालिदास की कविता के बारे में उनके विचारों को भी समझना चाहिए। उन्होंने रामायण पर विचार किया है, उन्होंने महाभारत पर विचार किया है, उन्होंने कालिदास की कविता पर विचार किया है। और 1912 में जब प्रेमचंद तैयार हो रहे थे, यानी कि उनके लेखन का आरंभिक रूप ही कहेंगे, 10-12 वर्ष का लेखन है प्रेमचंद का, उस समय वे जो भारत की महान कृतियां हैं वो उन पर बात करते हैं, एक हद तक उन पर गर्व भी करते हैं। वो जहां भी उनको गर्व लायक चीजें लगती हैं वो करते हैं, छिपाते नहीं। मैं कहना कि प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व और लेखन में कोई दोहरापन नहीं है, वो एक तरह का मामला है, एक तरह से क्रमशः विकास की ओर बढ़ते हैं प्रेमचंद, निरंतर वो अग्रगामी होते हैं प्रेमचंद। तो ये देखने का मामला है। बाद के दिनों में प्रेमचंद आलोचनात्मक होते हैं कुछ चीजों को लेकर के, और उसका कारण यही था कि जब उनको लगता है कि स्त्रियां, दलित, किसान, बहुत सारे लोग वंचित हैं, उनको कष्ट है, तब प्रेमचंद का स्वर आलोचनात्मक और कठोर होता है। ये वो दौर है जब वो सदगत जैसी कहानी लिखते हैं, जब वो ठाकुर का कुआं जैसी कहानी लिखते हैं, जब वो दूध का दाम जैसी कहानी लिखते हैं, जब वो कफन जैसी कहानी लिखते हैं। ये वही दौर है जब वो स्त्री जीवन को लेकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लिखते हैं। क्या कहते हैं, गबन जैसा उपन्यास लिखते हैं। गोदान तो खैर हम सब लोग बार बार जिक्र करते हैं, गोदान तो है ही है उनका उपन्यास। ये सारी रचनाएं उनकी आती हैं जहां पर वो लगातार आलोचनात्मक विवेक के साथ अपने समाज को देखते हैं, राष्ट्र को देखते हैं, और एक नए राष्ट्र की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। बहुत प्रेम है प्रेमचंद को अपने भारत से, अपने लोगों से, अपने समाज से, क्योंकि उनको लगता है कि इसको आगे ले जाना चाहिए, इसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। प्रेमचंद ने जिन कमियों का जिक्र किया वह कोई निंदात्मक नहीं है, वह आलोचनात्मक है, और आलोचना इसलिए कि सुधरा जा सके, उसको ठीक किया जा सके। इसको समझने की जरूरत है कि प्रेमचंद एक नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। जिस स्वाधीन भारत का स्वप्न है उनकी निगाहों में, वह एक ऐसा भारत जहां पर सब लोग बराबर हों, सब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिले, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो किसी के साथ। कितनी बड़ी कल्पना है! यही कल्पना तो महात्मा गांधी की है, यही कल्पना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। महात्मा जी क्या करते हैं? यही तो स्वप्न दे रहे थे महात्मा जी, यही स्वप्न तो बाबा साहब दे रहे थे। उस दौर के अन्य महापुरुष भी जो काम कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, वो लोग भी यही स्वप्न दे रहे थे। तो प्रेमचंद को इसी रूप में देखने और समझने की जरूरत है। उनके विचार बिल्कुल भारत की भावभूमि के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं उनसे वो अलगाव नहीं पाते, कहीं दूर नहीं जाते। 1913 में उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा। कालिदास 1914 में कालिदास को चर्चा में लाने के लिए वो अंग्रेजी के विद्वानों और लेखकों का आभार व्यक्त किया उन्होंने लेख लिख करके। और
1933 में एक लेख लिखा उन्होंने, जिसमें साहित्य की प्रगति नाम से लिखा उन्होंने, और बहुत विस्तार से उन्होंने विचार किया साहित्य को केंद्र में रख करके। जाहिर है उसमें उनकी साहित्य की अपनी दृष्टि भी सामने आई। प्रेमचंद हिंदी के संभवतः अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान विषय पर गंभीर विचार विमर्श किया। जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान, ये 1933 का लेख है, पढ़ने लायक लेख है, जरूर पढ़ा जाना चाहिए। जो लोग प्रेमचंद को संपूर्णता में समझना चाहते हैं उनको पढ़ना चाहिए। इस लेख में प्रेमचंद कहते हैं, इसका शुरुआत ही करते हैं प्रेमचंद कि निंदा, क्रोध और घृणा यह सभी दुर्गुण हैं, लेकिन मानव जीवन में से अगर इन दुर्गुणों को निकाल दीजिए तो संसार नरक हो जाएगा। अब इसको सुनते ही आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं प्रेमचंद, ये तो बड़ी नकारात्मक सी बात हो गई। लेकिन प्रेमचंद जानते हैं इस बात को कि इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं बातों के माध्यम से हमको नया रास्ता बनाना है। जैसे जब वो व्याख्या करते हैं प्रेमचंद, तो कैसे करते हैं कि दुराचारियों की निंदा अंकुश लगाती है, यानी निंदा जरूरी है। निंदा किनकी? दुराचारियों की निंदा की जानी चाहिए। जो लोग गलत आचरण में लगे हुए हैं उनकी निंदा बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो उनका मन बढ़ता चला जाएगा, समाज को कलुषित करते चले जाएंगे, इसलिए निंदा जरूरी है। क्रोध न्याय और सत्य की रक्षा करता है। कई बार क्रोध जरूरी होता है। अगर लगातार अन्याय हो रहा है तो वहां क्रोध स्वाभाविक है। अंग्रेजों के विरुद्ध अगर क्रोध नहीं आया होता तो हम स्वाधीन नहीं होते। जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन भी इसी क्रोध के चलते हुआ। बहुत सारी वंचनाओं से मुक्ति इसी क्रोध के चलते मिली। तो क्रोध भी कितना सकारात्मक हो सकता है। घृणा पाखंड और धूर्तता का दमन करती है। इनसे घृणा करनी है, मनुष्य से नहीं घृणा करनी है, पाखंड से घृणा करनी है, धूर्तता से घृणा करनी है। तो प्रेमचंद एक तरह से विवेक का भी व्याकरण बदलते हैं। सामान्य रूप में कोई कहेगा निंदा बुरी चीज है, क्रोध बुरी चीज है, घृणा बुरी चीज है, लेकिन कब ये सकारात्मक हो जाएगी चीज, प्रेमचंद इसको प्रस्तुत करते हैं, इसको लेकर के आते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। जब इनका दुरुपयोग होता है तो ये दुर्गुण हो जाते हैं। साहित्य में जब प्रयोग होता है, सृजनात्मक प्रयोग अगर घृणा का किया जाएगा साहित्य में तो बेहतर निकल के आता है। दुराचारियों के प्रति घृणा साहित्य में आती है तो एक नए समाज की परिकल्पना बनती है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझने की जरूरत है। तो कई जगहों पर प्रेमचंद ने इसका उदाहरण दिया और देखा, ये सब समझने की जरूरत है। तो मित्रों, अगर हम इस तरह देखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे तो पाएंगे कि सचमुच प्रेमचंद ने सौंदर्य के प्रतिमान बदले और लोगों का विवेक भी बदला अपने साहित्य के माध्यम से। प्रेमचंद नहीं होते तो किसान और मजदूर केंद्र में नहीं आते साहित्य के। प्रेमचंद थे जिन्होंने किसानों को केंद्रीयता दी, मजदूरों को केंद्रीयता दी, दलित नायकों को केंद्रीयता दी, स्त्रियों को केंद्रीयता दी। ये बहुत बड़ी बात थी। जिन्हें समाज में जगह नहीं थी उन्हें साहित्य के केंद्र में ला देना, विचार विमर्श में ला देना, ये बहुत बड़ी घटना थी। इसे छोटी घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए। पूरा आमूल चूल परिवर्तन था ये समझ का। आप याद करें कि प्रेमचंद से पहले जासूसी की कहानियां लिखी जा रही थीं, अय्यारी की कहानियां लिखी जा रही थीं। उनका अपना महत्व हो सकता है, लेकिन प्रेमचंद ने पूरा ट्रैक बदल दिया। ये बड़ी चीज है। याद रखिए कि ये क्या हुआ, कौन से कारण है, कभी विचार करिएगा इस पर कि यूरोप में जब मध्य वर्ग आया तो उपन्यास के साथ उसका जुड़ाव बना, या उपन्यास के विकास के साथ उसका जुड़ाव बना। लेकिन भारत में, खासकर हिंदी में तो उपन्यास ही तब महत्वपूर्ण हुआ जब किसान उसके केंद्र में आ गया। मध्य वर्ग तो हमारे वहां बहुत बाद में केंद्र में आता है। अपने आरंभिक दौर में देखिएगा प्रेमचंद के वहां तो किसान केंद्र में है, वहां पर वंचित लोग केंद्र में हैं, वहां पर विशुद्ध मध्य वर्ग तो बहुत बाद में केंद्र में आता है वहां पर और बनता है। तो ये चीजें देखने की जरूरत है। वंचनाओं का विरोध जिस तरह प्रेमचंद ने किया वो हमारे बहुत काम की चीज है।
आज भी हम जिस नए भारत की बात कर रहे हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं, जाहिर है कि वो हर प्रकार की वंचना के समाप्ति से ही संभव होगा। आज बार बार ये जिक्र आता है कि हमें नया भारत बनाना है, 2047 का विकसित भारत बनाना है। वह विकसित भारत प्रेमचंद के सपनों से जुड़ा हुआ है, वह उससे अलग नहीं है। उसको जोड़कर देखने की जरूरत है 2047 के विकसित भारत को, और वो सारे सपने उसमें समाहित हैं कि कैसे भारत के हर हिस्से के लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए। और वो तभी संभव होगा जब हम इन चीजों से मुक्त होंगे और एक साहचर्य का भाव पैदा करेंगे, प्रेम का भाव पैदा करेंगे। ये प्रेमचंद की दृष्टि का मामला है, प्रेमचंद लेकर आते हैं। राष्ट्रवाद की एक समझ प्रेमचंद ने पैदा की। उनके बिल्कुल आरंभिक उपन्यास में वरदान में जिक्र आता है, जिसमें नायिका विंध्याचल भगवती के सामने प्रार्थना करती हैं और विंध्याचल भगवती प्रकट होती हैं तो पूछती हैं क्या चाहिए, और एक लंबी फहरिस्त की, कैसा बेटा, मतलब कैसा संपत्ति, क्या क्या, अंत में वो कहती है कि एक बेटा चाहिए, तो कहीं कौन जो नाम रोशन करे। इस तरह से बहस आती है। नायिका जो कहती है कि नहीं, जो राष्ट्र के काम आ सके। तो प्रेमचंद राष्ट्र को लेकर बिल्कुल अत्यंत संवेदनशील थे, अपने आरंभ से और अपने अंत तक रहे। बाद के दिनों में जरूर वो कहने लगे, जब देवी दिन खटिक का प्रसंग आता है गबन में, जब देवी दिन खटिक सवाल करता है कि बाबू, जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, मोटर से चलोगे। ये प्रश्न जो आता है देवी दिन खटिक के मन में, यह वह देवी दिन खटिक हैं जो दलित समाज से तो आते ही हैं, जिन्होंने अपने दोनों बेटों को आजादी की लड़ाई में खो दिया है। आजादी की लड़ाई में उनके बेटे शहीद हो गए हैं। ये उन देवी दिन खटिक के मन में प्रश्न है। ये प्रश्न भगत सिंह के भी मन में था। ये उस दौर का बड़ा प्रश्न है जो हवा में था प्रश्न। प्रेमचंद उस प्रश्न को वाणी देते हैं, क्योंकि प्रेमचंद चाहते हैं कि जो आजाद भारत बने, सुराज आए, उसमें वे लोग केंद्र में आए जो हाशिए पर रह गए, यानी कि उसमें किसान केंद्र में आए, वंचित तबकों के लोग केंद्र में आए, स्त्रियां केंद्र में आए, राजे रजवाड़े जमींदार जो आराम फरमा रहे थे उनको ही महत्व ना मिले। ये एक बड़ा प्रश्न था। तो प्रेमचंद अपने राष्ट्रवाद का विकास इस तरह करते हैं, लेकर आते हैं। बहुत हद तक प्रेमचंद के सपने सिद्ध हुए हैं, बहुत हद तक प्रेमचंद का भारत बना है और बनेगा। जो मैं अभी कह रहा था कि 2047 के जिस विकसित राष्ट्र भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी प्रेमचंद के सपने समाहित हैं। हमको इन सबको देखने की और जरूरत है। प्रेमचंद इस तरह के परिवार की देख रहे थे। आप परिवार देखें, होरी और धनिया का दाम्पत्य विरल उदाहरण है दाम्पत्य का। पति पत्नी का ऐसा असाधारण प्रेम विरल है। ये प्रेमचंद प्रस्तुत करते हैं, और एक जगह नहीं, अपनी कई रचनाओं में प्रेमचंद स्त्री पुरुष के इस संबंध को, जिसे पति पत्नी का संबंध कहते हैं, परिवार की जो धुरी है, उसको बहुत सुंदर, बहुत सर्जनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। परिवार उनके लिए बड़ा मूल्य है, वो उससे विरत नहीं होना चाहते। इसको होरी द्वारा अपने भाई को बचाने का जो प्रसंग है, भाई ने होरी की जो गाय लाकर दरवाजे पर बांधा है उसको जहर दे देता है, फिर भी मर्जाद की बात करते हैं कि बाहर के लोग क्या कहेंगे, भाई ही तो है। यह जो एक पारिवारिक मूल्य है, यह जो भारतीय मन है, ये भारतीय मन है। धनिया को लगता है कि सजा होनी चाहिए क्योंकि इसने गलत किया, लेकिन होरी को लगता है भाई है, गलती कर दिया, क्षमा करो। यह जो क्षमा का भाव है, यह भारतीय भाव है, ये भारतीय मन की बात है, ये भारत में पाई जाने वाली चीज है। हम उस देश में हैं जहां बौद्ध दर्शन आया, जहां जैन दर्शन आया, खुद जो वैदिक दर्शन है उसमें भी क्षमा का पूरा भाव रहा है। तो इन सब चीजों को जोड़कर देखने की जरूरत है। प्रेमचंद को किसी एक खाने में बिठाने की जरूरत नहीं है, एकांगी बनाने की जरूरत नहीं है। जालपा का जो पूरा संघर्ष है उसको देखने की जरूरत है गबन में। हाँ,
तमाम पारिवारिक रिश्तों को जिस सघनता के साथ कर्मभूमि में जो बहस है परिवार को लेकर, स्त्री पुरुष संबंध को लेकर, उसको समझने की जरूरत है। प्रेम को लेकर समझने की जरूरत है। मुन्नी नामक चरित्र के माध्यम से अंग्रेजों के जिस अत्याचार को प्रेमचंद सामने रखते हैं और स्त्री के संघर्ष को भी जो सामने रखते हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। उसको अलग अलग नहीं देखो। मुन्नी के उस संघर्ष के माध्यम से प्रेमचंद ने, अंग्रेज उस दौर में भारत को बदनाम करते थे, बाहर ये प्रस्तुत करते थे कि भारतीय जो हैं वो बर्बर किस्म के हैं, वो अंग्रेज स्त्रियों पर हमला कर देते हैं, वो अंग्रेजों के साथ पर आक्रमण कर देते हैं, मुन्नी के साथ अंग्रेज सिपाही बलात्कार करते हैं। इस पूरे प्रकरण को प्रेमचंद इसलिए लेकर आए, साहित्य में अदालत में केस चलता है, मुन्नी फिर पति के साथ नहीं रहती है, दलित बस्ती में जाकर रहती है, आजादी की लड़ाई में कूद जाती है। लेकिन मुन्नी के प्रसंग के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाया कि भारतीय नहीं बर्बर हैं, अंग्रेज बर्बर हैं, जो अपने सत्ता के मद में चूर हैं और वो भारतीयों के मन को और भारतीय स्त्रियों के तन को अपनी जागीर समझते हैं, उस पर अधिकार समझते हैं। प्रेमचंद उसका प्रत्याख्यान कर रहे थे, उस पूरी सोच का, उस पूरे विवरण का जो यूरोप और अन्य देशों में फैलाया जा रहा था भारतीयों के प्रति। तो प्रेमचंद एक लगातार भारतीयता की लड़ाई लड़ते हैं, भारतीय जनमानस की, भारतीय मन की, भारतीय दर्शन की, भारतीय समझ की लड़ाई लड़ते हैं प्रेमचंद। ये बड़ा काम है जो प्रेमचंद ने किया। अगर बड़े पैमाने पर, बड़े फलक पर देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। राष्ट्रवाद की परिकल्पना की बात अभी मैंने की। राष्ट्र केंद्रीय धुरी की तरह है प्रेमचंद के लिए। उनकी स्वाधीनता आंदोलन की कहानियां पढ़िए, सारी की सारी आप देखिए, सब कुछ होम करने को तैयार हैं लोग। प्रेमचंद ने स्वयं नौकरी छोड़ी थी भाई, नौकरी कोई, प्रेमचंद अमीर आदमी नहीं थे। प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी गांधी जी के आह्वान के दौर में, क्योंकि स्वाधीनता चाहिए थी। सिर्फ कहानियों में उनके नायक नहीं ये काम करते हैं, खुद स्वयं प्रेमचंद ने अपने जीवन में ये काम किया था, क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्र की मुक्ति बड़ा मूल्य है, उसे समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रेमचंद के वहां ये चीज दिखती है, वो चीज वहां आती है, इसको भी हम लोगों को याद रखना होगा और देखना होगा। अगर आप देखेंगे नमक का दरोगा, ईदगाह, पूस की रात, बलिदान, विध्वंस जैसी कहानियां, या जिन कहानियों का भी मैंने जिक्र किया, सदगत, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, कफन, ये सब कहानियां प्रेमचंद के मन और उनके विवेक को ही सामने रखती हैं और उस स्वप्न को भी सामने रखती हैं कि कैसा समाज होना चाहिए, कैसा समाज बनना चाहिए। प्रेमाश्रम में मैंने कहा बलराज जैसा चरित्र लेकर आते हैं। वो वेश्या समस्या को वो ऊपर ऊपर से नहीं समझते हैं, वह उसको उसकी जड़ में जाते हैं, उस मूल में जाते हैं, उस पूरी समझ का प्रत्याख्यान प्रस्तुत करते हैं जो स्त्री को बेचने की और भोग की चीज समझती है। भारतीय जीवन दृष्टि स्त्री को भोग की चीज नहीं समझती। अपने मूल प्रस्थान बिंदु में भारतीय जो जीवन दृष्टि है वह स्त्री को भोग की चीज नहीं समझती। यह बाद की चीजें हैं जो शामिल हो गई। प्रेमचंद उसको ले आते हैं अपनी बहस में और कहते हैं कि स्त्री बेचने की चीज नहीं है, खरीदने की चीज नहीं है, इसको समझने की जरूरत। बेमेल विवाह, स्त्री का पूरा मन अंधेरे से भर जाए जिसके नाते, जीवन तो भर ही जाता है अंधेरे से, मन जाहिर है कि अंधेरा ही अंधेरा है, उसको सामने रखते हैं और कहते, उनको लगता है कि इसको समाप्त किया जाए तब जाकर के आधी आबादी का वास्तविक सुख आएगा जीवन में। और निर्मला में जिस त्रासदी को सामने रखते हैं, निर्मला मर जाती है। पति जिसने निर्मला से विवाह किया, उसका अपना बेटा निर्मला की हमउम्र है और उसको संदेह होने लगता है, वो उसे जाहिर है कि असहज कर देता है निर्मला को और पूरा परिवार बिखर जाता है। उस कहानी में प्रेमचंद दिखाते हैं कि बेमेल विवाह का नतीजा है कि पूरा परिवार बिखर गया। तो नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष की उम्र में भी, विवाह की उम्र में भी एक समानता होनी चाहिए। ये प्रेमचंद ही लेकर के आए समझ, ये दृष्टि लेकर के आए। ये पूरा प्रेमचंद का मामला है।
आजादी की लड़ाई आहुति जैसी कहानी लिखी उन्होंने। गबन में आजादी की लड़ाई का पूरा प्रसंग आता है, गोदान में भी आता है, और कर्मभूमि तो पूरा का पूरा आजादी की लड़ाई पर केंद्रित उपन्यास है। यानी कि जो राजनीतिक मुक्ति है, प्रेमचंद उस पर भी गंभीरता से विचार करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मुक्ति है, उस पर भी विचार करते हैं। किसी पहलू को छोड़ते नहीं है प्रेमचंद। ये प्रेमचंद की साहित्य दृष्टि है, ये प्रेमचंद की जीवन दृष्टि है, और इन सबको मिलाकर देखेंगे तभी प्रेमचंद समझ में आएंगे। आधे अधूरे प्रेमचंद अगर आपके पास आएंगे तो ठीक नहीं होगा, या आप आधा अधूरा प्रेमचंद पाना चाहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। प्रेमचंद को पूरा प्राप्त कीजिए, प्रेमचंद के साथ गहरे जुड़िए। जिस तरह हम लोग कहते हैं गहरे पानी उतरिए, उसी तरह से प्रेमचंद के साहित्य में गहरे डूबिए और देखिए कि प्रेमचंद हमको तरह तरह से मुक्त करते हैं, बहुत तरह से हमें विचारवान बनाते हैं प्रेमचंद, और अधिक हमारी जो मनुष्य वाली भावनाएं हैं, जो हमारी मानवीय भावनाएं हैं, उन्हें अधिक सघन बना देते हैं। तो प्रेमचंद के साहित्य को समझने के लिए उनकी साहित्य दृष्टि को और जीवन दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है।